हेलो नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों हमारा ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट रह गया है। ज्योमेट्री में हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। सबसे पहला पढ़ा था हमने पॉलीगन यानी बहुपद, सेकंड पढ़ा था हमने लाइन यानी रेखा, थर्ड पढ़ा था हमने एंगल्स यानी कोण, फिर हमने ट्रायंगल्स पढ़ा। ट्रायंगल्स के आपके जितने भी टाइप्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे सर्कल। ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है वृत्त। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं सर्कल। देखिए ये होता है वृत्त, और सर्कल की इस बाउंड्री का नेम होता है, इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसे बोला जाता है सरकमफेरेंस, जिसे बोलते हैं परिधि। परिधि। सेकंड जो पॉइंट आता है सर्कल में, ये आपका सर्कल है, यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं सेंटर। इसे क्या बोलते हैं? सेंटर, यानी कि केंद्र। इसे बोला जाता है केंद्र। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे। देखिए सर्कल है, ये सेंटर है। सेंटर से अगर आपने सर्कल यानी वृत्त की बाउंड्री तक एक लाइन खींच दी तो इसे बोला जाता है रेडियस। इसे क्या बोला जाता है? रेडियस यानी त्रिज्या। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ। सर्कल है और ये सेंटर है। अगर सेंटर से एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंटर से एक लाइन जा रही है, सपोज ये ए है और ये बी है, कोई भी एक कंप्लीट लाइन एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच कर रही है और वो सेंटर यानी केंद्र से होके जा रही है, तो इसे बोला जाता है डायामीटर। तो इसे बोलते हैं डायामीटर, यानी कि व्यास। और यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सर्कल और रेडियस और डायामीटर में क्या रिलेशन होता है, यानी कि व्यास और त्रिज्या। तो देखिए व्यास जो है त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है, यानी दोगुना। यानी कि व्यास आपका 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या, व्यास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या। डायामीटर जो है 2 टाइम्स होता है रेडियस का। तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस का फॉर्मूला क्या निकल आएगा? हाफ हो जाएगी डायामीटर के, यानी त्रिज्या जो है व्यास के आधी हो जाएगी। ये फॉर्मूला निकलता है। एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ से सरकमफेरेंस का। देखिए सेंटर से अगर लाइन खींचते हैं तो उसे बोलते हैं रेडियस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से 2 पाई आर। ये बनता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। आज फॉर्मूले और सर्कल का जितना भी बेसिक होगा वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके ये 2 फॉर्मूले बन गए यहाँ से कि सर्कल, सरकमफेरेंस और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि का ये फॉर्मूला है। ये आपको याद रखना है। और व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है? व्यास जो है 2 टाइम्स होता है त्रिज्या का, यानी कि डायमीटर जो है दोगुना होता है, यानी 2 टाइम्स होता है किसका? रेडियस का। एक ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, जो रेडियस होगा वो व्यास का हाफ होता है, यानी कि आपकी जो त्रिज्या होगी वो व्यास की हाफ होगी। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ से बने हैं, आप इन्हें नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे चलते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर आपका कोई सर्कल यानी कि वृत्त दिया है और एक पॉइंट से, ये होता है सेंटर, और सेंटर को छोड़ के किसी एक पॉइंट से एक लाइन खींचती किसी नेक्स्ट पॉइंट तक, ए और बी, तो इसे बोला जाता है कॉर्ड। इसे क्या बोला जाता है? कॉर्ड। आपसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींची, सेंटर यानी केंद्र से नहीं, कहीं और, तो उसे बोलते हैं कॉर्ड यानी ज्या। इसे बोलते हैं वृत्त की ज्या। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीकेंट, यानी प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई सर्कल दिया है आपको, इफ अ सर्कल इज गिवन, तो अगर एक लाइन दूसरे लाइन को कैंसिल, यानी एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कैंसिल करती हुई निकल जाए, तो इसे कहते हैं हम सीकेंट। ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं
कि वृत्त के एक साइड से दूसरी साइड तक एक रेखा निकलती हुई जाती है, इस रेखा को क्या कहते हैं? तो इस रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा, और इस लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट। यहाँ पर आपको कॉर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड क्या है, यानी हाईएस्ट लार्जेस्ट कॉर्ड इन सर्कल, तो वो होता है डायामीटर। सबसे बड़ी ज्या, तो उसे बोलते हैं व्यास। लार्जेस्ट कॉर्ड इन सर्कल, तो वो क्या है? डायामीटर। डायामीटर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कॉर्ड क्या है, यानी सबसे बड़ी ज्या, तो वो है डायामीटर यानी व्यास। और एक लाइन कट करती हुई चली जाए, सेंटर से कट नहीं करे, कहीं से भी कट करती हुई चली जाए, तो उसे बोलते हैं सीकेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, देखिए सिक्स्थ, टेंजेंट। स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, अगर कोई आपको सर्कल दिया है और एक पॉइंट से एक लाइन टच करती हुई चली जाए इसकी बाउंड्री को, यानी सरकमफेरेंस को, तो इसे बोला जाता है आपसे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सर्किल में कितनी, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनंत यानी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा जा सकती हैं? तो उसका आंसर क्या होता है? अनंत। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हाउ मेनी टेंजेंट आर क्रॉसिंग इन अ सर्कल, तो यानी कि सर्कल से कितनी टेंजेंट क्रॉस कर सकती हैं? तो कितनी टेंजेंट? इनफाइनाइट। तो आपको ये क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद रखने हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्क यानी कि चाप। तो कोई भी आपको वृत्त दिया है, यहां से एक कॉर्ड डाली जाती है, तो इस वाली लेंथ को बोलते हैं आर्क, यानी ये वाली लेंथ क्या हो गई? आर्क। अब आर्क दो टाइप का होता है, इसे बोलते हैं मेजर आर्क यानी मेजर आर्क, लघु चाप। और जो ये बचेगी इसको छोड़ के, इसे बोलेंगे छोटे वाले को बोलते हैं माइनर आर्क, इसे बोलते हैं मेजर आर्क, दीर्घ चाप। तो कभी कभी आपसे आर्क की लेंथ पूछ लेता है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया केंद्र, और एक केंद्र से यहाँ तक डाल देंगे, इसके सेंटर से अगर कोई भी लाइन डालते हैं वृत्त के यानी सर्किल के सरकमफेरेंस पर, तो इसे बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं थीटा, और ये होती है आर्क की लेंथ। तो यहाँ से एक फॉर्मूला पूछा जाता है, तो इसका रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ से आपको कोई एक सपोज आपको रेडियस के बना है, एंगल के बना है, और आपसे पूछ लेगा कि आर्क ऑफ लेंथ क्या है, और ये थीटा जो है हमेशा रेडियन में आता है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से आर्क और वृत्त की त्रिज्या में ये रिलेशन होता है एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा क्या है? कोण। यहाँ पर ये क्या है? कोण। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेगमेंट। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेगमेंट यानी कि त्रिज्यखंड, वृत्तखंड। देखिए कोई भी आपको सर्कल दिया होगा इस तरह से, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो ये बनते हैं सेगमेंट, इन्हें बोला जाता है सेगमेंट। एक होता है वृत्त में माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। तो जो छोटा वाला होता है इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट।
लघु वृत्तखंड, इसे बोला जाता है लघु वृत्तखंड। और इसे बोला जाता है बड़े वाले को मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो कभी भी आपसे ये पूछे कि एक वृत्त में कितने सेगमेंट होते हैं यानी कितने वृत्तखंड होते हैं, तो 2 सेगमेंट होते हैं, एक को बोला जाता है माइनर और एक को बोला जाता है मेजर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्टर, त्रिज्य खंड। सेक्टर कैसे बनता है, देखिए ये हो गया सर्कल, यहाँ पे होता है सेंटर। अगर सेंटर से इसकी परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस पे एक लाइन खींच देते हैं तो उसे बोलते हैं रेडियस। यहाँ सेंटर से एक लाइन खींच देंगे, इसे बोलेंगे रेडियस। यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं थीटा, ये होता है आर और ये होता है आर, तो इसे बोलते हैं सेक्टर। इस चीज को बोला जाता है सेक्टर। और इसे बोला जाएगा, अगर स्मॉल है तो स्मॉल को बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्य खंड। और इसे बोला जाता है बड़े वाले को मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस तरह से ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने। कभी कभी क्वेश्चन में रिलेशंस आ जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछे आर्क लेंथ और रेडियस में क्या संबंध होता है, यानी कि चाप और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो ये रिलेशन होता है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इनको आपको याद करना है तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए कोई भी आपको अगर वृत्त दिया है और ये वृत्त का क्या है, केंद्र यानी सेंटर, और सेंटर से अगर इसकी सर्कमफेरेंस पर लाइन खींच देते हैं यानी कि परिधि पर, तो इसे बोलते हैं त्रिज्या यानी रेडियस। और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है तो आपसे पूछेगा कि वृत्त की केंद्र से परिधि तक खींची गई 2 रेखाओं द्वारा बने कोण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, तो इसे बोला जाता है केंद्रीय कोण। नेक्स्ट आता है हमारा देखिए अगर कोई सर्कल दिया आपको और सर्कल के बाउंड्री पर ऐसे करके 2 लाइन कट करें इस तरह से, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, उस एंगल को बोलते हैं इनस्क्राइब्ड एंगल, इनस्क्राइब्ड एंगल यानी अंतःवृत्त कोण। तो कभी भी बाउंड्री को टच करके जो एंगल बने यानी सर्कमफेरेंस को टच करके एंगल बनता है उसे कहते हैं इनस्क्राइब्ड एंगल। और सेंटर से कभी भी एंगल बने उसे कहते हैं सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त यानी कि कभी भी आपको इस तरह से एक सर्कल के अंदर सर्कल दिया है तो इसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त यानी कि जिस वृत्त के जितने भी आपको सर्कल दिए होंगे उनका एक ही सेंटर होगा, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कभी भी आपसे पूछता है कि हाँ हाउ मेनी सेंटर इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ओनली वन, सिर्फ एक सेंटर होता है। वृत्त सर्कल आपके कई हो सकते हैं, सर्कल के अंदर सर्कल होगा तो इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि सक्रिय वृत्त। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, यह आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज
यहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर किसी सर्कल के अंदर और आपका एक क्वाड्रिलेटर है यानी चतुर्भुज है, सपोज ये पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो सामने वाले एंगल होंगे, फेसिंग एंगल, किसी क्वाड्रिलेटर के सामने वाले एंगल होंगे यानी चतुर्भुज के जो सामने वाले एंगल होते हैं, उन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। आपसे डायरेक्ट भी आ सकता है, और यहाँ से आपसे सपोज आपको ये एंगल दिया 45 और आपसे सामने वाला एंगल पूछ ले, तो 180 में से 45 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी दो एंगल हो और फेसिंग एंगल हो सामने वाले, उन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये पॉइंट आपको याद रखना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी चक्रीय चतुर्भुज में, कि सामने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इन टू फेसिंग एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, और इन टू फेसिंग एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही से आ जाता है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो आप इसे नोट करें, इससे हम आगे बढ़ें। देखिए साथियों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, वृत्त की विशेषताएं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए कभी भी आपको सर्कल दिया है, ये सब इम्पोर्टेंट है। कोई भी सर्कल दिया है और यहाँ से एक कॉर्ड बनाई जाती है यानी जीवा, ये होता है इसका सेंटर यानी केंद्र, और केंद्र से जीवा का नाम लिख दिया हमने ए बी। अगर केंद्र से इस जीवा पर एक लंबवत खींचा जाता है यानी परपेंडिकुलर, तो ये सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको नाम दे देते हैं ओ, और इसे डी, यानी कि ए बी पर एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत खींचा गया है ओ डी। तो यहाँ आपको याद रखना है, कभी भी केंद्र से यानी सेंटर से सामने वाली कॉर्ड पर अगर लाइन खींची जाती है जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लंबवत, तो इस लाइन को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि ए बी जो है डी बी के इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर वृत्त के केंद्र से सामने वाली जीवा पर लंबवत खींचा जाता है तो उस सामने वाली साइड को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, देखिए अगर आपको कोई भी सर्कल दिया है, ये सेंटर है, सेंटर से और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, इस तरह से एक ट्रायंगल बनता है और इधर एक ट्रायंगल बनता है, यानी एक सर्कल के अंदर अगर दो ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल इस सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं, सपोज ये एंगल आपको थीटा है और ये एंगल पूछे तो ये भी एंगल सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखनी है, कोई भी टू ट्रायंगल्स गिवन होंगे और वो सर्कमफेरेंस को टच कर देंगे तो ये सर्कमफेरेंस वाले एंगल क्या रहते हैं सेम, ये एंगल और ये एंगल कैसे रहेंगे सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर कोई भी सर्कल है और सर्कल में एक डायामीटर है यानी व्यास, ये डायामीटर है जिसे बोला जाता है व्यास, और डायामीटर के इसी पॉइंट से, ये पॉइंट नाम दे देते हैं ए और बी, सेम पॉइंट से इसकी सर्कमफेरेंस को टच करता हुआ एक वृत्त बनाया जाता है, मतलब सॉरी ट्रायंगल बनाया जाता है, और इन्हीं सेम पॉइंट से एक और ट्रायंगल बनाया जाता है, तो टू ट्रायंगल्स हो गए। तो कभी भी कितने भी डायामीटर से कभी भी इसकी सर्कमफेरेंस को टच करते हुए ट्रायंगल बने, यानी कि व्यास के पॉइंट से टच कर इसकी सर्कमफेरेंस यानी परिधि को टच करते हुए ट्रायंगल बने, तो ये एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं, ये आपको याद रखना है। कभी भी परिधि को ट्रायंगल टच करेंगे तो उनके एंगल सेम रहते हैं, तो इसे नाम दे देते हैं सी और इसे डी, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा ए डी बी के। वृत्त की व्यास से खींचे गए त्रिभुज से वृत्त की परिधि पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल एंगल्स होते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कोई भी अगर आपको सर्कल दिया है और यहाँ से आपको देखिए
अगर कोई टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा जा रही है और यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, इस तरह से कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, सपोज ये टेंजेंट का जो एंगल है वो आपको दिया है थीटा, कुछ भी एंगल दिया है 50 60 कुछ भी, तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा वो सेम रहेगा, ये एंगल जो है वो ये एंगल रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगर वृत्त से एक स्पर्श रेखा जाती है और वृत्त के अंदर ट्रायंगल बनता है तो स्पर्श रेखा और ट्रायंगल के बीच का जो कोण होगा उसके जस्ट अपोजिट वही कोण होगा, यानी ये सेम रहते हैं। तो ये ट्रायंगल प्रॉपर्टीज है सर्कल की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप इन्हें नोट कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए कोई भी आपको सर्कल दिया है यानी कि वृत्त, और उससे टच करती हुई दो स्पर्श रेखा बाहर किसी बिंदु पर जाके मिलती है। आपसे कहेगा कि कोई भी सर्कल है और उसकी टू टेंजेंट किसी पॉइंट पे जाके मीट करती है, ये पॉइंट है ए बी सी, ये आपके टू टेंजेंट हैं। तो आपसे लेंथ यहाँ से आपको याद रखना है कि पहले टेंजेंट की जो लेंथ होगी यानी ए बी वो इक्वल होगी दूसरे टेंजेंट की बी सी, यानी कि अगर दो टेंजेंट जाती हैं और वो बाहर किसी पॉइंट पर मीट करती हैं मिलती हैं तो उन दोनों की लेंथ हमेशा सेम रहती है। ये क्या है आपकी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, इन्हें बोला जाता है स्पर्श रेखा। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है स्पर्श रेखा की जो आपको याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी है, कोई भी आपको अगर सर्कल दिया है और इस पॉइंट से एक टेंजेंट जाती है और इस पॉइंट से एक टेंजेंट जाती है और वो बाहर जाके किसी पॉइंट पे मीट करती है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट। तो ये सर्कल है उसमें होता है ये सेंटर यानी केंद्र, और यहाँ से केंद्र से अगर सरकमफेरेंस से यानी परिधि से एक लाइन खींची जाती है केंद्र तक, उसे बोलते हैं त्रिज्या। सेम यहाँ इस सेंटर से यहाँ पे लाइन जाएगी तो इसे बोलेंगे त्रिज्या यानी रेडियस। तो ये हो गई रेडियस यानी आर और ये हो गई टेंजेंट। तो आपसे ये एंगल पूछेगा तो ये जो सामने वाले एंगल होंगे यानी कि सेंटर यानी केंद्र पे जो एंगल होगा और टेंजेंट का जो एंगल होगा जहाँ पे मीट कर रही होंगी, ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। सपोज ये एंगल है P और ये एंगल है Q, तो ये इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल P प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। अगर कोई दो टेंजेंट जाती हैं और किसी पॉइंट पे जाके मिलती हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ सेम रहती है यानी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर रहती है। दूसरा, अगर कोई भी टेंजेंट जाती है वो किसी पॉइंट पे मीट करती है तो उनके द्वारा बना हुआ एंगल और वृत्त की त्रिज्या के द्वारा बना हुआ एंगल, उन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, देखिए कोई भी आपको वृत्त दिया है और दो स्पर्श रेखाएं किसी बाहर किसी बिंदु पे जाके टच करती है यानी मीट करती हैं, टू टेंजेंट। ये हो गया इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ तक हो गई रेडियस और ये भी क्या है रेडियस। अगर यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं सर्कल के सेंटर से और जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा है जहाँ पे मीट कर रही है वहाँ से यहाँ तक एक अगर आप लाइन खींचते हैं तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी एंगल P/2 और ये एंगल P/2। देखिए एंगल क्या बनना था यहाँ पे P, अगर यहाँ से लाइन खींच देंगे तो इसे बोलते हैं कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर। तो इस एंगल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये हो जाएगा आपका Q/2 और ये Q/2, ये आपको याद रखना है। तो टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे रहता है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। देखिए टेंजेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, अगर आपके दो सर्कल दिए, टू सर्कल के बने और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ से एक कॉर्ड दी है इस सर्कल की और ये एक सर्कल की कॉर्ड है और इनसे कॉमन टेंजेंट टच करती हुई जाती है, इसे बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट समान स्पर्श रेखा,
देखिए कॉमन टेंजेंट और कोड में जो एंगल बनेगा, सपोज ये एंगल पी है और कॉमन टेंजेंट और दूसरे कोड के साथ जो एंगल बनेगा, तो इन दोनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री, यानी एंगल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी आपको दो वृत्त के बने और वृत्त के दो जीवा दिए और उन जीवाओं से स्पर्श रेखा जा रही है, कॉमन स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में बने ये टू एंगल यानी दोनों कोणों का सम होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट आपको याद रखना है देखिए अगर कोई सर्कल गिवन है आपको और इसके बाहर आपको एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इस तरह से कोई भी वृत्त या ये समझ सकते हैं आप, कोई भी आपको चतुर्भुज दिया और उसके अंदर वृत्त दिया है और इस चतुर्भुज की भुजा दी है आपको ए बी सी और डी। तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो सामने वाली भुजा होंगी उनका योग बाकी दो भुजाओं के योग के इक्वल होगा, तो b प्लस डी। यानी कि अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल दिया है और उस क्वाड्रिलेटरल की साइड दी है तो अपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल रहता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कोई भी आपको सर्कल दिया है और यहाँ से टू टेंजेंट जा रही है, इस तरह से टू टेंजेंट यानी दो स्पर्श रेखा जा रही है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनके एक त्रिभुज बनता है। ये हो गया आपका ए बी सी, देखिए ये टेंजेंट का पॉइंट हो गया डी और ये हो गया ई। तो यहाँ से देखिए कभी भी वृत्त से स्पर्श रेखा जा रही है और यहाँ से एक और स्पर्श रेखा यानी कि त्रिभुज बनेगा और आपको वृत्त ऐसा फिगर दिखेगा। तो इसमें आपको याद रखना है स्पर्श रेखा कौन सी है, ए और डी। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी पॉइंट होगा लेंथ होगी वो होगी स्पर्श रेखा और यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त की टच करेगा वो होती है स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि टू टेंजेंट अगर टच करती हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी ये स्पर्श रेखा की लेंथ होगी यानी कि ए डी प्लस ए ई वो इक्वल होता है त्रिभुज के परिमाप के, त्रिभुज के परिमाप के पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। जो भी ट्राइंगल बनेगा उसके पेरीमीटर के इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जो भी साइड दिए उनका सम यानी प्लस, उसे कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यानी ए डी प्लस ए ई इक्वल हो जाएगा, पहली साइड क्या है ए बी प्लस सेकंड साइड है बी सी, थर्ड साइड है सी ए। तो ये हमेशा इक्वल रहते हैं। कभी भी वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं द्वारा अगर त्रिभुज बनता है तो स्पर्श रेखाओं का अगर योग कर दें, दोनों को प्लस कर दें, तो वो त्रिभुज के परिमाप के इक्वल हो जाता है यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के। आया आप सभी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर एक सर्कल की टू टेंजेंट से एक ट्राइंगल फॉर्म होता है तो उन टेंजेंट का लेंथ का सम, उन टेंजेंट की लेंथ का सम इक्वल होता है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिए साथियों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, कोई भी आपको सर्कल के बने यानी कि वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है। अगर केंद्र से ऐसे कट करते हुए टू डायामीटर्स जाते हैं यानी कि दो व्यास आपस में कट करते हैं, सपोज आपको दिया है पी क्यू आर एस और टी, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। देखिए ये पहला व्यास है, फर्स्ट डायामीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यानी पी टी मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टी आर जो इक्वल होती है, तो ये सेकंड डायामीटर है एस टी मल्टीप्लाई टी क्यू। कभी भी अगर एक सर्कल में टू डायामीटर आपस में कैंसिल करते हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके जो लेंथ का मल्टीप्लाई होगा, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक का, ये मल्टीप्लाई दूसरे मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी सर्कल दिया है
और सर्कल के 2 पॉइंट से कट करती हुई एक सीकेंट जा रही है, यानी प्रतिच्छेदित रेखा, और वो लास्ट में किसी पॉइंट पे जाके मीट कर रही है। सपोज ये आपको दिया है पी क्यू आर एस टी। अगर कोई भी सर्कल है यानी वृत्त है और उससे कट करती हुई एक सीकेंट गई और एक इधर से एक सीकेंट गई यानी प्रतिच्छेदित रेखा, और वो मीट करी कहीं बाहर आप बिंदु आर यानी पॉइंट आर पर, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट मल्टीप्लाई पी आर मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई क्यू आर इक्वल हो जाता है पूरी लेंथ का मल्टीप्लाई यानी टोटल सीकेंट टी आर मल्टीप्लाई हाफ सीकेंट एस आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि टोटल लेंथ का मल्टीप्लाई इसका, देखिए टोटल लेंथ मल्टीप्लाई क्यू आर इक्वल, देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाहर वाला एस आर। आया आप सभी के समझ। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें कोई भी आपको सर्कल दिया है और उससे एक सीकेंट लाइन जा रही है और एक टेंजेंट लाइन जा रही है और वो बाहर किसी पर मीट कर दी किसी पॉइंट पे ए बी सी और डी। ये आपकी टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा, और ये आपको दिया है, सॉरी देखिए ये सीकेंट है, ये लाइन सीकेंट है। सीकेंट लाइन कौन सी होती है? जो वृत्त को काटते हुए जाए 2 पॉइंट्स पर, यानी प्रतिच्छेदित रेखा सीकेंट लाइन। और ये आपको दिया टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। तो आपको कभी भी टेंजेंट और सीकेंट किसी पॉइंट पे जाके मीट करती हैं, तो इसके में आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ यानी ए सी मल्टीप्लाई बाहर वाली लेंथ बी सी इक्वल टू हो जाता है सी डी, ये जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी टेंजेंट और सीकेंट से क्वेश्चन आता है एक ही सर्कल में, तो यहाँ से सीकेंट की टोटल लेंथ यानी ए सी मल्टीप्लाई बी सी इजिकल टू सी डी का स्क्वायर। तो कब यहाँ से आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आपको इस तरह से सर्कल गिवन हो, 3 सर्कल्स गिवन हो और इनसे टच करती हुई सीकेंट जाए, मतलब टेंजेंट इनको टच करती हुई टेंजेंट लाइन जाए और वो बाहर किसी पॉइंट पर मीट करे। देखिए ये आपको यहाँ से इसकी रेडियस दी है R1, यहाँ से इसकी रेडियस हो गई यानी त्रिज्या R2, और यहाँ से इसकी रेडियस हो गई R3। तीनों वृत्त की आपको त्रिज्या गिवन होगी और तीनों ही वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे। उनसे एक स्पर्श करती हुई टेंजेंट जाएगी और एक इधर से टेंजेंट जाएगी, वो बाहर कहीं पे मीट करेगी। यानी आपको 3 सर्कल्स गिवन होंगे, आपको रेडियस गिवन होगी और टेंजेंट टच करती हुई जाएगी। तो आपसे ये रेडियस का रिलेशन पूछता है, तो रेडियस में यहाँ पर रिलेशन होता है जो बीच वाला सर्कल होगा यानी मिड सर्कल R2 इजिकल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में साइड वाले सर्कल की रेडियस का मल्टीप्लाई R1 इंटू R3। हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है आपको। जो भी मध्य वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या इक्वल हो जाएगी साइड की दोनों त्रिज्याओं की मल्टीप्लाई के वर्गमूल के इक्वल। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको 2 सर्कल्स गिवन है, टच करते हुए एक दूसरे को टच करेंगे यहाँ पे, और एक और सर्कल होगा जो भी टच करेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक और सर्कल दिया होगा जो टच करेगा और इनसे टच करती हुई एक स्पर्श रेखा जाएगी यानी टेंजेंट। इनकी आपको रेडियस गिवन होगी। सपोज ये P है, इसकी रेडियस यानी त्रिज्या Q है और इसकी त्रिज्या R है। तो इन दोनों सर्कल के मिड में जो स्मॉल सर्कल होगा, तो इनकी जो त्रिज्याओं का रिलेशन होगा वो होगा 1/√में R इक्वल टू
इन बड़े वाले वृत्तों की त्रिज्या के योग के वर्गमूल के बराबर। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको पी क्यू आर ये है रेडियस यानी त्रिज्या, ये त्रिज्याएं जिन्हें हम बोलते हैं रेडियस। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक रेडियस का फॉर्मूला ये बनता है टेंजेंट में, और एक रेडियस का ये फॉर्मूला बनता है। इसमें आपको इसी तरह से ट्रायंगल्स यानी सर्कल्स के बनोगे, और वहाँ से टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा टच करती हुई जाके कहीं बाहर बिंदु किसी बिंदु पे मिले, इनको आपको रेडियस, इन सर्कल्स के आपको रेडियस के बनोगी। तो जो मिड वाली रेडियस होगी इक्वल टू स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई ऑफ अदर टू सर्कल रेडियस, यानी कि साइड में जो भी सर्कल होंगे उनकी मल्टीप्लाई के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमें ये दिया होगा टू सर्कल्स के वन होंगे, उनके मिड में एक स्मॉल सर्कल के वन होगा, और उनसे सभी से टच करती हुई एक टेंजेंट जाएगी। तो जो स्मॉल सर्कल की रेडियस होगी उसका 1/रूट इक्वल टू बड़े वाले सर्कल की रेडियस 1/रूट पी प्लस 1/रूट क्यू। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सभी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सभी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसमें आपको देखिए टू सर्कल के वन होंगे, एक बिग सर्कल होगा एक स्मॉल सर्कल, जिसकी आपको रेडियस दी होगी। बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या बड़ी होगी यानी रेडियस, और छोटे वाले की कम होगी। और इनको देखिए इसके केंद्र से और इस दूसरे वाले वृत्त के केंद्र तक की आपको दूरी दी होगी, यानी डिस्टेंस। फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर से सेकंड वाले सर्कल की डिस्टेंस दी होगी, और यहाँ से एक टेंजेंट जा रही होगी दोनों को टच करती हुई, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इस टेंजेंट की आपसे लंबाई पूछेगा यानी कि लेंथ, DCT। इस DCT की लेंथ पूछी जाती है हमेशा। आपको किस तरह से क्वेश्चन में बनोगा, आपको टू सर्कल के बनोगे, और एक सर्कल के रेडियस से दूसरे सर्कल की रेडियस तक की डिस्टेंस के बनोगी, और एक टेंजेंट जा रही होगी दोनों को टच करती हुई, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसकी लेंथ पूछेगा। तो DCT की अगर लेंथ पूछता है आपसे तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में जो भी यहाँ पे इन दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी होगी उसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें स्मॉल d क्या है, स्मॉल d है त्रिज्याओं के बीच की दूरी, त्रिज्याओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन रेडियस, तो आपको टू सर्कल के बनोगे, और उन सर्कल्स के बीच की रेडियस की डिस्टेंस के बनोगी, उनसे टच करती हुई एक टेंजेंट जा रही होगी। तो उस टेंजेंट की लेंथ पूछता है, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो उस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल में दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी का वर्ग माइनस बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो आपको इस तरह से टू सर्कल्स के वन होंगे, और उनको ऐसे काटती हुई एक टेंजेंट जाएगी, यानी कि स्पर्श रेखा दोनों को टच करती हुई इस तरह से। इसे बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा। यह आपको सर्कल दिया है, इसकी रेडियस हो गई R यहाँ से यहाँ तक, और ये सर्कल है इसकी रेडियस हो गई R यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों के रेडियस के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन होगी, जैसे हम मान लेते हैं D क्या है, त्रिज्याओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन रेडियस। तो आपसे इस TCT की लेंथ पूछता है, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो TCT की लेंथ का फॉर्मूला होता है
स्क्वायर रूट में दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी का वर्ग माइनस बड़े वृत्त की त्रिज्या प्लस छोटे वृत्त की त्रिज्या के योग का वर्ग। यानी कि टीजीटी की लेंथ पूछे तो स्क्वायर रूट में द डिस्टेंस बिटवीन टू रेडियस का स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स रेडियस का होल स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या था, दोनों रेडियस के बीच का माइनस था, और टेंजेंट टीसीटी में क्या है, बस प्लस है। इतना ही डिफरेंस है डायरेक्ट में और ट्रांसवर्स में। देखिए साथियों, अभी हमने सीखा था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना सभी ओवेनिस्ट स्पर्शरेखा। तो आपको 2 सर्कल्स गिवन होते हैं, गिवन होंगे, जिसमें आपको फर्स्ट वाले की रेडियस दी होगी और सेकंड वाले की रेडियस त्रिज्या गिवन होगी। इनसे एक लाइन टच करती हो जाएगी, जिसे बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर आपको इनके बीच की डिस्टेंस यानी त्रिज्याओं के बीच की दूरी नहीं दी है तो आपको कैसे निकालनी है इसकी लेंथ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की फिर आपको लेंथ निकालनी है 2 मल्टीप्लाई में दोनों का स्क्वायर रूट, यानी रेडियस का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो आपको त्रिज्याओं के बीच की दूरी नहीं दी है, तो इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरह से सर्कल के बनाओगे और उनमें आपसे पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, अधिकतम ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। यानी कि कभी भी अगर 2 सर्कल यानी 2 वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो उनसे पूछेगा आपसे इतनी इससे कितनी कॉमन टेंजेंट आ सकती है, यानी कि अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं आ सकती हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है, जो 2 वृत्त को टच करती हुई, देखिए एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, एक इधर से टच करती हुई जाएगी, एक स्पर्श रेखा हो गई, और एक इधर से टच करती हुई जाएगी, एक स्पर्श रेखा। तो कभी भी 2 वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो वहां पर 4 स्पर्श रेखा होती है, यानी 4 कॉमन टेंजेंट। ये आपको याद रखना है। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं यानी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उसमें आपसे पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है सर्कल को टच करती हुई लाइन। देखिए एक लाइन ये गई, सेकंड लाइन ये गई, और थर्ड लाइन ये गई। तो जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो उनसे कितनी स्पर्श रेखा जाएंगी, यानी टेंजेंट, तो 3 कॉमन टेंजेंट, यानी 3 स्पर्श रेखा। देखिए अगर कोई भी 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं तो उनसे कितनी आपकी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट जाएंगी। टेंजेंट क्या है, एक दूसरे को टच करती हुई, यानी कि सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करती हुई लाइन जाए उसे कहते हैं टेंजेंट। यहाँ से ये लाइन जाएगी इसकी परिधि को टच करती हुई, तो देखिए 1 और 2, तो कितनी कॉमन टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा हो गई, तो 2 कॉमन टेंजेंट, 2 स्पर्श रेखा। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल की बाउंड्री को टच करते इनसाइड में तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा जाएंगी, देखिए इससे ऐसे करके स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट निकालेंगे तो कितनी कॉमन टेंजेंट जाएंगी, यहाँ से 1, तो 1 स्पर्श रेखा यानी 1 कॉमन टेंजेंट। अगर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए, आपसे पूछे थ्योरेटिकल, आपसे इस तरह से डायग्राम नहीं दे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में कितनी स्पर्श यानी कि 2 सेकेंडरी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं, तो 0। जिनका एक ही सेंटर होता है उन्हें बोलते हैं सक्रिय केंद्र। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो उसका आंसर होता है 0 कॉमन टेंजेंट। जिनका सेंटर एक ही होता है उसमें होती है 0 स्पर्श रेखा, यानी कि 0 स्पर्श रेखा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट होती हैं आपकी, 0 कॉमन टेंजेंट। यानी कि जिन वृत्त का एक ही केंद्र होगा उसमें आपसे स्पर्श रेखाएं पूछे तो कितने हो जाएंगी, 0। और अलग अलग सर्कल हैं तो उसमें 4 कॉमन टेंजेंट होती हैं, यानी कि अलग अलग वृत्त दिए तो उसमें स्पर्श रेखा होती है 4। अगर एक दूसरे को टच करते हुए सर्कल हैं उसमें कॉमन टेंजेंट होती हैं 3। एक दूसरे को स्पर्श करते हुए वृत्त हैं तो उसमें आपसे स्पर्श रेखा कितनी होती है, 3। अगर इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल हैं तो इसमें आपकी फिक्स होती हैं 2 टेंजेंट होती हैं,
टू कॉमन टेंजेंट यानी दो स्पर्शरेखा अगर एक सर्कल के अंदर सर्कल है और उसकी बाउंड्री को टच करते हुए, तो इसमें भी कितने, एक ही स्पर्शरेखा हुई। अब इससे आप कितने भी सर्कल बना सकते हैं इस तरह से, इन सभी की एक ही कॉमन टेंजेंट होगी। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में पूछता है कितनी कॉमन टेंजेंट है, तो 0 कॉमन टेंजेंट है। यानी सक्रिय केंद्र वृत्त में आपसे पूछे कितनी स्पर्शरेखा है, तो 0। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा बेसिक था, और बेसिक प्रॉपर्टी से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हमने सर्कल यानी वृत्त का बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ये बेसिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये बेसिक्स करेंगे तो इसी बेसिक्स से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने सुना होगा कि पेड़ डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता, पहले आपको बीज बोना ही पड़ेगा। बीज से ही पहले बीज अंकुरित होगा, उसके बाद पेड़ बनेगा। तो पहले आपको बीज बोना होगा, तब जाके पेड़ बनता है। इसी तरह से किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर होंगे कभी आपको चैप्टर टफ नहीं लगेगा। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं हुए तो आपको कॉन्सेप्ट चैप्टर का समझ में नहीं आएगा, यानी कि वो चैप्टर आपको टफ लगेगा। तो आज हमने बेसिक पढ़ा, इसको आपको अच्छे से नोट करना है और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मेहनत कीजिए। हमेशा बी पॉजिटिव, अपने बारे में अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। तो अपने बारे में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग ना करें, क्योंकि हर 24 आवर में सरस्वती हमारी जीवा पर वास करती हैं। तो ऐसा ना हो कि हम नेगेटिव सोचें और सरस्वती हमारी जीवा पर वास कर जाएं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा होगा। आप ये बोल दिए अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। जैसी फ्रिक्वेंसी आप यूनिवर्स को देंगे, वही फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स आपको वापस कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।